प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय शैक्षिक उपग्रह प्रसारण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर की प्रथम यूनिट भारत में चुनाव के प्रथम अध्याय प्रतिनिधित्व की प्रणालियां के दूसरे व्याख्यान प्रतिनिधित्व की प्रणाली में आपका व आपके शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है। मेरा परिचय है माई सेल्फ ओमपाल राठी, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ोली, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिनिधित्व की प्रणालियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। प्राचीन यूनान और रोम में जब छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, जैसे एथेंस, स्पार्टा, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था, अर्थात राज्य के सभी बालिग पुरुष, जिसमें दास वर्ग शामिल नहीं था, एक स्थान पर एकत्रित होकर राज्य संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे। और फिर मध्य युग में 15वीं-16वीं शताब्दी में जब जनता की बागडोर निरंकुश राजाओं के हाथ में थी, तो जनता को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उदय से लोगों ने शासन प्रक्रिया में भाग लेना प्रारंभ किया और इसी के परिणाम स्वरूप शासन के कार्यों में लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। सिर्फ स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। चित्र में आप देख रहे हैं भारतीय संसद भवन। इसमें हमारी विधायिका, हमारी लेजिस्लेचर में चुने हुए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बैठते हैं। प्यारे बच्चों, आधुनिक राज्यों का क्षेत्रफल व जनसंख्या इतनी विशाल है कि पूरी जनता के द्वारा राजकाज के कार्यों में भाग लेना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। प्रतिनिधित्व की मुख्य रूप से सभी देशों में ये दो विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि है प्रादेशिक या भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, दूसरा है व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। दोनों प्रणालियों के अपने गुण और अपने दोष हैं। पहले हम इनके अर्थ से परिचित हो लें। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि पूरे देश की जनसंख्या को, पूरे क्षेत्र को कुछ चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र की जो जनता है अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि जो है उस पूरे क्षेत्र की जनता का एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है जो संसद में बैठता है। इसे ही प्रादेशिक या भौगोलिक या क्षेत्रीय सिद्धांत कहते हैं। ऐसे चुनाव क्षेत्र प्रशासनिक जिलों के समान होना जरूरी नहीं है। ये जिलों से छोटे भी हो सकते हैं और जिलों के समान भी हो सकते हैं और जिले से बड़े भी हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे हरियाणा में रोहतक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें रोहतक, झज्जर, करनाल लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें पानीपत और करनाल 2 जिले शामिल हैं। आप चित्र में देखते हैं हमारे भौगोलिक प्रतिनिधित्व। पूरे भारत को हमने 543 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। अब प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के बारे में जे कोरी ने कहा था कि चुनाव क्षेत्र कोई एक समुदाय ना होकर भौगोलिक क्षेत्र की पट्टी है जिसमें मतदाता निवास करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की पट्टी वाले ये चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी हो सकते हैं। अर्थात एक चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुन के भी आ सकता है और एक चुनाव क्षेत्र से कई सदस्य भी चुन के आ सकते हैं। इस प्रकार एक क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक प्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, चाहे वे मतदाता किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, जाति, समुदाय या व्यवसाय से संबंध रखते हों। निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं समय समय पर जनसंख्या के बढ़ने और घटने से बदली भी जा सकती हैं। चित्र में आप देखते हैं दक्षिण क्षेत्र की राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। दक्षिण क्षेत्र को, उत्तर क्षेत्र को, पूर्व क्षेत्र को, सभी को जो है चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। प्यारे बच्चों, चुनाव क्षेत्र 2 तरह के हो सकते हैं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और 2 बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। दोनों के अपने गुण हैं, अपने दोष हैं। पहले एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है कि किसी चुनाव क्षेत्र से केवल एक ही प्रत्याशी जीत कर जाएगा। ये प्रत्याशी जो है अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं कि 50% से ज़्यादा मत प्राप्त करे, इसको केवल वैध मतों का बहुमत ही प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए इस प्रणाली को हम साधारण बहुमत प्रणाली भी कहते हैं। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गुण हैं, जैसे ये पद्धति आम मतदाता आसानी से समझ लेता है। हमारे देश में भी यही प्रणाली प्रचलित है। छोटे चुनाव क्षेत्रों का काम सरलता से पूरा हो जाता है।
नंबर 3, इसमें धन का व्यय भी कम होता है। नंबर 4, प्रतिनिधियों और मतदाताओं में सीधा संपर्क रहता है, क्योंकि एक चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि को एक चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 5, 2 दलीय प्रणाली विकसित होने की संभावना रहती है। जैसे अमेरिका में केवल 2 ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। ऐसा हो जाए तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ माना जाता है। छठा, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसके जहां कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। जैसे कई बार त्रिकोणीय, चौकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला होने पर विजयी प्रत्याशी अल्प मत से अर्थात 50% से कम मत पाकर भी विजयी हो जाता है। कई बार एक मतदाता को कुल 30% मत मिलते हैं और बाकी 70% मत अन्य प्रत्याशियों में बहुकोणीय मुकाबले में बंट जाते हैं और 70% मतदाताओं के विरोध के बावजूद 30% मत प्राप्त प्रत्याशी विजयी घोषित हो जाता है। दूसरा दोष है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन में सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रख के परिसीमन कराता है। जो सत्ताधारी दल है वो ये देखता है कि इस क्षेत्र में मेरे विरोधियों की संख्या अधिक है, ऐसे मतदाता जो किसी अन्य दल के समर्थक हैं, तो उस क्षेत्र को वो कई छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में तोड़कर अन्य चुनाव क्षेत्रों में मिला सकता है। ऐसी कुत्सित चाल जो है समय समय पर की जाती रही है। तीसरा दोष है, राष्ट्रीय हितों के स्थान पर स्थानीय हित इसमें हावी हो जाते हैं, क्योंकि एक चुनाव क्षेत्र का प्रत्याशी केवल अपने क्षेत्र के हितों तक ही सीमित हो जाता है। नंबर 4, मतदाताओं की पसंदगी का जो क्षेत्र है वो भी सीमित होता है, क्योंकि उसे अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में से ही एक को चुनना होता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है कि जब किसी चुनाव क्षेत्र से 2 या 2 से अधिक मतदाता चुनकर जाएं तो उसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक काल्पनिक उदाहरण आपको देता हूं। हमारे हरियाणा में लोकसभा की 10 निर्वाचन सीटें हैं। मान लो हम क्षेत्रीय आधार पर या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो हम हरियाणा को 2 भागों में बांट सकते हैं। 5 लोकसभा सीटें एक निर्वाचन क्षेत्र से और 5 लोकसभा सीटें दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से चुनी जा सकती हैं। इसमें मतदाता को चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होता है और मतदाता अपने सभी मत एक या कई देशों में एक से अधिक मतदाताओं को दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, इटली आदि देशों में इसी तरह के चुनाव क्षेत्र बनाए गए हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के क्या गुण हैं? पहला गुण है, निर्वाचकों के मतों का ठीक प्रकार से प्रतिनिधित्व हो जाता है, कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता। नंबर 2, निर्वाचकों के पास पसंद का क्षेत्र विस्तृत होता है। जहां एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में अगर करनाल निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को सोनीपत निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी पसंद है तो उसके लिए मतदान नहीं कर सकता, लेकिन जब करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और फरीदाबाद को एक ही बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाए तो एक अम्बाड़ा जिले का प्रत्याशी फरीदाबाद जिले के निवासी प्रत्याशी को भी मत दे सकता है, उसको अपनी पसंद घोषित कर सकता है। इसलिए निर्वाचकों का पसंद का जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत हो जाता है। तीसरा गुण है, चुनाव में स्थानीय समस्याओं की बजाय राष्ट्रीय समस्याएं महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए मतदाताओं का दृष्टिकोण भी व्यापक हो जाता है। अब बहुसदस्यीय प्रणाली के दोष। पहला दोष है, बहुदलीय प्रणाली पनपने का डर रहता है। जैसे हमारे देश में कई तरह के दल बने हुए हैं और ये संयुक्त सरकारें बनती हैं जो अस्थिर होती हैं, अकुशल होती हैं और प्रभावशाली नीतियां नहीं बना पाती। दूसरा दोष है बहुसदस्यीय प्रणाली का कि निर्वाचन क्षेत्र विस्तृत होने से निर्वाचकों व निर्वाचित प्रत्याशियों में सीधा संपर्क नहीं होता, क्योंकि जब 5 चुनाव क्षेत्र हैं और 5 चुनाव क्षेत्र से 5 प्रत्याशी चुने गए हैं तो ये नहीं कह सकते कि किस प्रत्याशी को अम्बाला जिले का और किस प्रत्याशी को फरीदाबाद जिले का ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा दोष है, ये प्रणाली अधिक खर्चीली होती है। चौथा दोष है, अशिक्षित या अर्ध साक्षर मतदाताओं द्वारा इसका प्रयोग करना कठिन होता है। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में 20 प्रत्याशी खड़े हों, उनमें से 5 प्रत्याशियों को चुनना एक अनपढ़ अशिक्षित मतदाता के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं 2 तरह के हमारे जो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व की जो प्रणालियाँ हैं। पहली को हम प्रादेशिक या भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। हम पहले इनके गुणों की चर्चा करेंगे। पहला गुण है सरल व सुगम प्रणाली। प्यारे बच्चों, ये प्रणाली अत्यंत सरल है, साधारण है, सुगम है, इसी को हमारे देश में लागू किया गया है।
इसमें मतदाताओं की सूची आसानी से तैयार हो जाती है और चुनाव करते समय कोई विशेष समस्या भी नहीं आती, जिसे साधारण कर्मचारी आसानी से संपन्न करा लेते हैं। हर मतदाता का नाम कहीं ना कहीं किसी निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज होता है, तो वो केवल उसी स्थान पर मतदान कर सकता है। इससे एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा भी हो जाती है। एक चुनाव क्षेत्र से अनेक प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं, परंतु मतदाता को उनमें से केवल एक को ही अपना विश्वास पात्र बनाना पड़ता है। इसलिए मतदाता के लिए चुनाव प्रबंध समझना बहुत ही आसान है। दूसरा गुण है स्वस्थ दृढ़ सिद्धांतों पर आधारित प्रणाली है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का दृढ़ व तर्कपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें लोकतंत्र का समानता का सिद्धांत टिका हुआ है, क्योंकि इसमें कोई विशेषाधिकार प्राप्त मतदाता वर्ग नहीं होता। एक क्षेत्र में रहने वाले भिन्न भिन्न व्यवसायों से संबंधित लोगों के हितों में एक अटूट समानता विकसित हो जाती है। जब भी कोई उपयोगी योजना किसी विशेष क्षेत्र में लागू की जाती है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इसमें प्रत्याशी की जाति, धर्म, व्यवसाय या पृष्ठभूमि कोई महत्व नहीं रखती। ये आप देख रहे हैं, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि मिलके अपने प्रत्याशी का, मतदाता मिलके अपने प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं। तीसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, क्योंकि सभी धर्म, जाति, वंश, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र, भाषा, भाषी सभी मिलके एक चुनाव क्षेत्र से एक ही प्रत्याशी को मतदान करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ जाती है। अगर व्यवसायों के आधार पर चुनाव क्षेत्रों को बांट दिया जाए तो कई बार वो व्यवसायों की लड़ाई का रूप धारण कर लेता है और युद्ध का क्षेत्र बन जाता है। लेकिन एक भौगोलिक चुनाव क्षेत्र में सभी वर्ग मिलकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना पनपती है। चौथा गुण है प्रतिनिधि व मतदाताओं में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रत्याशी चुना जाएगा, तो उस प्रत्याशी को अपने मतदाताओं का ज्ञान है और मतदाताओं को अपने चुने हुए प्रत्याशी का ज्ञान है। इसलिए उनके बीच में घनिष्ठता कायम हो जाती है। प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के हितों की रक्षा करता है। पांचवा गुण है विकास की अधिक संभावना। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली में विकास की अधिक संभावना होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रत्याशी है उसको केवल अपने चुनाव क्षेत्र का ही ध्यान रखना पड़ता है। आजकल जैसे हमारे देश में MP लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए प्रत्येक लोकसभा सदस्य को, राज्यसभा सदस्य को दिए जाते हैं। वो अपने चुनाव क्षेत्र में उन पैसों को खर्च करके अपने क्षेत्र का विकास कर लेता है। छठा गुण है कम खर्चीली प्रणाली। अन्य प्रणालियों की तुलना में ये प्रणाली अधिक मितव्ययी है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार और सरकार दोनों को कम खर्च करना पड़ता है। इसलिए जैसे फ्रांस जैसे देशों की तरह जहाँ पे स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने तक पुनर्मतदान की जरूरत पड़ती रहती है, उस वैसा खर्चा भारत में नहीं करना पड़ता। और कई बार राष्ट्र स्तर के नेता या स्वच्छ छवि के प्रत्याशी नाम मात्र का खर्च करके ही जीत जाते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में निर्विरोध चुनाव भी हो जाता है, इसलिए सरकारी धन और श्रम दोनों बच जाते हैं। भौगोलिक और क्षेत्रीय या प्रादेशिक प्रणाली के दोष। प्यारे बच्चों, कुछ विद्वानों ने प्रादेशिक या भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली में ज्योग्राफिकल और टेरिटोरियल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन में कुछ दोष भी निकाले। इनमें कार्ल ड्यूगी, GDH कोल और ग्राहम वालास के नाम प्रमुख है। पहला, क्षेत्रों की बजाय हितों को संरक्षण। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आलोचकों का विचार है कि एक प्रतिनिधि भिन्न भिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और ना ही प्रतिनिधि किसी विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है, बल्कि वो निजी हितों का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि मान लो एक किसान प्रतिनिधि किसी चुनाव क्षेत्र से चुन के जाता है, तो हम उसे व्यापारी क्षेत्र के हितों की सुरक्षा की आशा नहीं कर सकते। अगर किसी चुनाव क्षेत्र से एक मजदूर नेता जीत कर जाए, सांसद बनकर जाए, तो क्या वो संसद में उद्योगपति वर्ग की पैरवी करेगा? कदापि नहीं, वो मजदूरों के हितों की पैरवी करेगा। दूसरा दोष है राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। एक विधान पालिका में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि कानून बनाने के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्र के हितों को ध्यान में रख के कानून बनाते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकाधिक सरकारी सहायता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका परिणाम निकलता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं को राष्ट्र का नहीं, बल्कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि समझने लगते हैं। प्यारे बच्चों, एक उदाहरण देता हूं। यदि गेहूं के दाम घटाने की बात आए तो पंजाब हरियाणा के सांसद इसका विरोध करेंगे, अन्य प्रदेशों के सांसद इसका समर्थन करेंगे। यदि सेब के दाम कम करने की बात आए तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के सांसद इसका कभी समर्थन नहीं करेंगे। इसी प्रकार प्याज और संतरे की कीमतों को कम करना हो तो महाराष्ट्र के सांसद इसका विरोध करेंगे। ये देख रहे हैं, क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता हमारे सांसद देते हैं, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की उपज, अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां और अपने क्षेत्र के उत्पादन का ही ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा दोष है अल्पमत प्राप्त प्रत्याशी विजयी। कई बार
किसी चुनाव क्षेत्र में 1/4 भाग मत पाकर भी प्रत्याशी जीत जाता है। मान लिए किसी चुनाव क्षेत्र में 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी को 35%, दूसरे को 25%, तीसरे को 22% और चौथे को 18% मत प्राप्त होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 35% मत प्राप्त प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, उन 65% मतदाताओं का जिन्होंने उसके विरुद्ध मतदान किया है, उनके हितों की रक्षा इसमें नहीं होती है। चौथा दोष है निर्वाचन क्षेत्रों का दोषपूर्ण परिसीमन। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह केंद्रित कर दिया जाता है कि ज़्यादा चुनाव क्षेत्र कम आबादी वाले प्रदेश में और कम क्षेत्र अधिक आबादी वाले प्रदेश में भी बांट दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, परंतु उनसे थोड़ी सी कम जनसंख्या वाले प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश अपनी सीटें बढ़ाने की लगातार मांग करते रहे हैं, परंतु उनको अपनी जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन नहीं हो सका। कई पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र एक सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचता है, जो कि दोषपूर्ण परिसीमन का दुष्परिणाम है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। अंडमान निकोबार हमारी समुद्र के बीच में स्थित एक सीट है जिसमें कुछ हजार मतदाता हैं और वहां पे जीत का अंतर भी सैकड़ों में होता है। और इसके अलावा इसके विपरीत बाहरी दिल्ली सीट है जिसमें आधे करोड़ मतदाता हैं और वो पूरा क्षेत्र जो है एक चुनाव क्षेत्र बना दिया गया है। व्यवसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जैसा मैंने पहले बताया, इसमें व्यवसायों के आधार पर चुनाव क्षेत्र गठित किए जाते हैं, अर्थात एक ही चुनाव क्षेत्र में अलग अलग व्यवसाय वाले लोगों के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र भी बना दिए जाते हैं। कार्ल ड्यूगी ने इसका उल्लेख किया है, इसका अर्थ समझाया है कि राष्ट्रीय जीवन की समस्त महान शक्तियों, उद्योग, संपत्ति, व्यापार, उत्पादक, कारीगर तथा धर्म को भी अवश्य प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। और इसी प्रकार प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान मिराबू ने कहा था, विधानमंडल एक छोटे से शीशे की भांति होना चाहिए जिसमें समाज के सब भिन्न भिन्न हितों का प्रतिबिंब दिखाई दे। जिस प्रकार पृथ्वी का आकार बताने वाला नक्शा पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों को दर्शाता है। आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब तो बहुत छोटा है, पृथ्वी की तुलना में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमें सभी प्रदेशों का ज्ञान थोड़ी सी जगह में दे देता है। यही मिराबू का अभिप्राय है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के एक और समर्थक हैं GDH कोल। उनके अनुसार वास्तविक लोकतंत्र एक सर्वशक्तिमान सभा में नहीं बल्कि परस्पर संबंध व्यावसायिक प्रतिनिधि संस्थाओं में होता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि व्यावसायिक प्रतिनिधि से अभिप्राय देश का विभाजन निर्वाचन क्षेत्रों में न किया जाए, अपितु तो व्यवसायों के आधार पर किया जाए। दूसरे शब्दों में, एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले समस्त नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव ना करके एक ही व्यवसाय में काम करने वाले समस्त नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें। एक ही व्यवसाय के लोगों की समस्याएं, परिस्थितियां एक समान होती हैं, इसलिए व्यावसायिक प्रतिनिधित्व द्वारा उनके हितों का संरक्षण सही प्रकार से हो जाता है। अब व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के गुण। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के जो कट्टर समर्थक हैं, कार्ल ड्यूगी, GDH कोल, सिडनी व बीट्रिस वेब, ग्राहम वालास, विलियम मैकडोनाल्ड, CEM जोर्ड, मिराबू, सेयीज व लॉर्ड ब्राउंगम। पहला गुण है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के दोषों का निवारण। जैसा पहले बताया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक दोष होता है कि विधानमंडल जो है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता, लेकिन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एक निर्वाचन में रहने वाले सभी लोगों के हित जो है प्रतिनिधित्व पा जाते हैं। आप जानते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हित एक समान नहीं होते, कई बार तो परस्पर विरोधी होते हैं। इसलिए निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र के समस्त वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। दूसरा है राष्ट्रीय जीवन की समस्त शक्तियों का समन्वय। जैसे GDH कोल और कार्ल ड्यूगी ने कहा था कि विधानमंडल में उद्योग, संपत्ति, वाणिज्य, उत्पादन, विज्ञान, धर्म सभी राष्ट्रीय शक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व मिलने से शक्तियों का सुंदर समन्वय स्थापित हो जाता है और टकराव की संभावना न के बराबर हो जाती है। सच्चा प्रतिनिधित्व संभव। CEM जोर्ड के शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह उनके उद्देश्यों के एक समूह का प्रतिनिधित्व कर सकता है। GDH कोल ने भी कहा था, पूरी तरह शुद्ध और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। अब व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के दोष। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की कटु आलोचना भी की गई। प्रोफेसर एस मीन ने कहा था कि ये सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण और झूठा सिद्धांत है। इससे संघर्ष, भ्रांति और अराजकता का ही जन्म होता है। पहला, राष्ट्रीय हितों के विपरीत। विधानमंडल राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधि होता है, न कि वर्ग विशेष के स्वार्थों का।
इससे प्रत्येक प्रतिनिधि राष्ट्रीय हितों को भुलाकर अपने व्यवसाय के हितों की चिंता करने लगता है। किसान अपने हितों की बात करेंगे, व्यापारी अपने हितों की बात करेंगे, डॉक्टर अपने हितों की, शिक्षक अपने हितों की, और इस प्रकार जो है विधानमंडल राष्ट्रीय हितों को भुलाकर। दूसरा दोष है, व्यवसायों का वर्गीकरण संभव नहीं है। वर्तमान युग में इतने व्यवसाय हैं कि उनका वर्गीकरण करना संभव ही नहीं है। किस किस व्यवसाय को विधान पालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाए, किसको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, इसका निर्णय कौन करेगा? प्रत्येक व्यवसाय अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यदि प्रत्येक व्यवसाय को प्रतिनिधित्व दिया जाए तो विधानमंडल में सदस्यों की संख्या हजारों में हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त कई लोग कई कई व्यवसायों में लिप्त हैं। एक शिक्षक है, वो खेती भी करता है, वो किसान भी है। एक किसान है, उसकी आड़त की दुकान भी है, वो व्यापारी भी है। एक वकील है, वो प्रॉपर्टी डीलर का धंधा भी करता है। तो उसको किस वर्ग में रखा जाएगा? एक नागरिकता की भावना को ठेस पहुंचती है। तीसरा दोष है, मेरिट के शब्दों में डॉक्टर व वकील, बनिया या लुहार से नागरिक कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति केवल एक व्यावसायिक प्राणी नहीं है, बल्कि उसकी राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक व नैतिक रुचियां भी होती हैं। एक डॉक्टर और एक वकील की सोच एक जैसी हो सकती है, दोनों एक ही राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो फिर उनको व्यवसायों के आधार पर क्यों बांटा जाए? व्यवसायों की भूल भुलैया में निर्वाचक व निर्वाचित प्रतिनिधि ये भूल जाते हैं कि सर्वप्रथम एक राज्य के नागरिक हैं और बाद में व्यवसायी। व्यवसाय परिवर्तनशील है, बदला जा सकता है, परंतु नागरिकता तो स्थायी है, उसको नहीं बदला जा सकता। हम सर्वप्रथम भारत के नागरिक हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को भी खतरा पैदा हो सकता है। अगर विधान पालिका में सभी व्यवसायों के प्रतिनिधि अपनी अपनी व्यवसायों की बात करने लगे तो प्रोफेसर A.S. मीन, डनिंग और प्रोफेसर हेराल्ड J. लाक्सी ने इसी आधार पर इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कार्यात्मक या व्यावसायिक प्रतिनिधित्व से वर्ग संघर्ष, अशांति और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय एकता क्षीण हो जाएगी। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की भी समस्या है। अब अल्पसंख्यकों को किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए? मुसलमानों में वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं। तो वो सभी अल्पसंख्यक है, लेकिन वो अलग अलग व्यवसायों में लिप्त हैं। तो उनको किस आधार पर प्रतिनिधित्व मिले? इस प्रणाली के अंतर्गत भिन्न भिन्न व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व मिलता है, परंतु धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाए, इस विषय में प्रणाली कोई उचित व्यवस्था नहीं कर सकी। अब निष्कर्ष, इस प्रणाली को लागू करने से अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो समग्र देश के हितों के लिए हानिकारक होंगी। जैसे प्रोफेसर लास्की का कहना है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत में इतनी गंभीर त्रुटियां हैं कि यह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से किसी भी तरह श्रेष्ठ नहीं है। इस तरह अनेक खामियों के कारण आधुनिक युग में इसे कोई विशेष महत्ता नहीं दी जाती है। प्राचीन काल में कुछ क्षेत्रों में, कुछ देशों में इसे लागू किया गया था, लेकिन अब लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों ने इसे छोड़ दिया है और इस प्रणाली का केवल एक सिद्धांत के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। अब पुनरावृत्ति के लिए हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, आजीविका के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव क्या कहलाता है? आप सबको स्मरण होगा कि आजीविका के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव व्यावसायिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। प्रश्न 2, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भ्रांतिपूर्ण और झूठा सिद्धांत किसने कहा था? प्रोफेसर A.S. मीन ने। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक गुण लिखो। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से सभी व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक गुण लिखो। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सरलता रहती है, सुगमता रहती है, मतदाता इसको आसानी से समझ सकते हैं। आगे है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक दोष लिखो। इसमें अल्पमत प्राप्त मतदाता भी विजयी हो जाता है, यही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक दोष है। और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो समर्थकों के नाम बताओ। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो समर्थकों के नाम है कार्ल ड्यूगी, G.D.H. कोल। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या अभिप्राय है? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अभिप्राय है पूरे क्षेत्र को, जनसंख्या को चुनाव क्षेत्रों में विभाजित करने को प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। राज्य को भौगोलिक आधार पर चुनाव क्षेत्रों में बांटना क्या कहलाता है? भौगोलिक प्रतिनिधित्व या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। ये पुनरावृत्ति के लिए प्रश्नावली मैंने दी थी। अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो गृह कार्य के लिए है। गृह कार्य में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं वो हैं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का एक गुण बताओ। प्रश्न नंबर 2 है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का एक दोष बताओ। प्यारे बच्चों, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जैसा कि आप जानते हैं, जिस एक क्षेत्र में कई मतदाता चुनकर जाते हैं, इसका मुख्य दोष क्या है?
मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। मान लो हम हरियाणा को 2 बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दें, जीटी रोड बेल्ट और शेष हरियाणा। जीटी रोड बेल्ट में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद। मान लो इन 5 बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले लोकसभा क्षेत्रों से 5 सदस्य निर्वाचित होकर चले जाते हैं। अब इसका मुख्य दोष ये होगा कि किस प्रत्याशी को अंबाला जिले की और किस प्रत्याशी को फरीदाबाद जिले की और किस प्रत्याशी को करनाल, सोनीपत जिले या कुरुक्षेत्र जिले की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो ये व्यावसायिक निर्वाचन क्षेत्र का एक दोष माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का एक दोष बताओ। और प्रश्न नंबर 4 है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र का एक गुण बताओ। 5वां प्रश्न है, आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व क्यों संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, इसका मुख्य कारण है कि आजकल व्यवसायों का बंटन करना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि एक एक व्यक्ति कई कई व्यवसायों में लिप्त है। एक सरकारी कर्मचारी भी है, लेकिन वो खाली समय में व्यापार भी करता है। एक डॉक्टर है, उसने दवाई बनाने की फैक्ट्री भी लगा रखी है, इस प्रकार वो व्यवसायी भी है, और उसने होलसेल का डीलर भी है। एक वकील है, प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता है। एक शिक्षक है, किसान भी है, किसान है, व्यापारी भी है, उसकी आड़त की दुकान भी है। तो उनको किस श्रेणी में रखा जाए, ये आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व देना संभव ही नहीं है। 6ठा प्रश्न है, आधुनिक युग में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व संभव क्यों नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक व्यवसायों में लिप्त है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व किसने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व कहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्र जीवन की समस्त महान शक्तियों को प्रतिनिधित्व देने की बात किसने कही थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिनिधित्व की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में प्रादेशिक या क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, टेरिटोरियल और जियोग्राफिकल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया है। हमारे यहाँ पूरी जनसंख्या को जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और एक चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है। तो हमारे देश में जो प्रतिनिधि प्रचलित है उसका क्या नाम है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 9वां प्रश्न है, भारत में चुनाव क्षेत्र एक सदस्यीय हैं या बहुसदस्यीय। प्यारे बच्चों, हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के जो क्षेत्र हैं वो एक सदस्यीय हैं, परंतु राज्यसभा के जो और विधान परिषद के जो क्षेत्र हैं वो बहुसदस्यीय हैं। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक तथा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणालियों में एक अंतर बताओ। प्रादेशिक अर्थात टेरिटोरियल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन और कार्यात्मक अर्थात फंक्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन में मुख्य अंतर क्या है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चुनाव क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर गठित किए जाते हैं और कार्यात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली में व्यवसाय के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का गठन किया जाता है। यही दोनों प्रणालियों में मुख्य अंतर है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारे प्रथम यूनिट भारत में चुनाव का प्रथम अध्याय प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के दूसरे व्याख्यान सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन समाप्त होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूँ। प्यारे बच्चों, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।